गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू हिंदी ग्रामर वीडियो। चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा था? चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम सीख रहे थे समास। और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, समास का सेकंड पार्ट है। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे समाज के प्रकारों की। देखिए, समास के बारे में जो हमने सीखा था वो क्या सीखा था कि समास के जो भेद होते हैं, समास के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? वो 4 होते हैं या 6 होते हैं। तो 4 होते हैं या 6 होते हैं, ठीक है। तो जो 4 थे, जो 4 भेद थे वो किसके आधार पर थे? पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर। और जो 6 भेद थे वो केवल भेद थे, यानी कि वो हिंदी भाषा के 6 भेद माने जाते हैं। अगर हम हिंदी भाषा की बात करें कि हिंदी भाषा में समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद माने जाते हैं। और अगर ये पूछा जाता है कि पदों की प्रधानता के आधार पर कितने भेद माने जाते हैं, तो कितने भेद माने जाते हैं? 4 भेद माने जाते हैं, ठीक है। अब पदों की प्रधानता मैं आपको याद दिला देती हूँ। पदों की प्रधानता में क्या था? पहला पद प्रधान था, दूसरा नहीं था। दूसरा में क्या था कि पहला पद प्रधान नहीं था, दूसरा प्रधान था। तीसरे में क्या था कि पहला भी प्रधान था और दूसरा भी प्रधान था। और चौथे में क्या था कि पहला भी प्रधान नहीं था और दूसरा भी प्रधान नहीं था। तो इस आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद थे? 4 भेद थे। अब बात करें अगर समास की 6 भेदों की, तो समास की जो 6 भेद हैं वो कौन से हैं? समास के 6 भेद माने जाते हैं, वो कौन से माने जाते हैं? याद है आपको? नहीं याद है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो समास के 6 भेद हैं वो कौन से भेद हैं। पहला समास का जो भेद है वो कौन सा है? अव्ययी भाव समास। कौन सा है? अव्ययी भाव समास। दूसरा कर्मधारय समास। क्रम ऊपर नीचे हो सकता है आपकी किताब में कोई और का क्रम दिया हो और हम यहाँ पर आपको कोई और क्रम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। तीसरा द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास, ठीक है। चौथा आपका द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। पांचवा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। और जो आखिरी है और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है? तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तो ऐसे समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। तो अब हमें क्या करना है? समास को समझने के बाद एक एक करके उसके प्रत्येक जो भेद हैं उसको समझना है। तो हम इसी क्रम में इन भेदों को समझेंगे। सबसे पहले अव्ययी भाव की बात करेंगे, फिर कर्मधारय की बात करेंगे, फिर द्विगु की बात करेंगे, फिर द्वंद्व की बात करेंगे, फिर बहुव्रीहि की बात करेंगे और उसके बाद हम तत्पुरुष समास की बात करेंगे। तो आइए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? अव्ययी भाव समास का। तो हम बात करेंगे किसकी? अव्ययी भाव समास की, ठीक है बच्चों। देखिए, ये अव्ययी भाव समास क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास के नाम में ही छुपा हुआ है कि ऐसे समास जिसमें क्या हो? अव्यय का भाव हो। ऐसे समास जिसमें अव्यय का भाव हो उन्हें हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऐसे समास जो अव्यय का भाव देते हैं उन्हें हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय का भाव देने का मतलब, अव्यय आप जानते हैं क्या होते हैं? जो अविकारी शब्द होते हैं उन्हें हम अव्यय कहते हैं। जो अविकारी शब्द होते हैं उन्हें हम अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्द कौन से होते हैं ये भी आपको पता है। अविकारी शब्द बच्चों 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होता है ना। संबंध बोधक अविकारी शब्द होता है। समुच्चय बोधक अविकारी शब्द होता है। और विस्मयादि बोधक जो होता है वो भी अविकारी शब्द होता है। ये 4 आपके मुख्य अविकारी शब्द होते हैं।
या बोल सकते हैं कि ये क्या होते हैं, ये आपके अव्यय होते हैं। क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। इनके अलावा उपसर्ग जो होता है बच्चों, उपसर्ग जो होता है उनको भी अव्यय बोला जाता है। हालांकि वो अविकारी शब्द नहीं होते हैं, ठीक, अव्यय नहीं होते हैं, बस वो क्या करते हैं, अव्यय का भाव देते हैं, यानी कि किसकी तरह काम करते हैं, अव्यय की तरह काम करते हैं। अव्यय की तरह काम करने का मतलब क्या है, अव्यय की तरह काम करने का मतलब ये है कि ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक और काल का कोई प्रभाव ना पड़े, लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभाव ना पड़े, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अव्यय। तो जो उपसर्ग होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, वो अव्यय की तरह काम करते हैं। जो प्रत्यय होते हैं वो भी किसकी तरह काम करते हैं, वो भी अव्यय की तरह काम करते हैं। और जो निपात होते हैं वो भी किसकी तरह काम करते हैं, वो भी अव्यय की तरह काम करते हैं। तो ये जो 3 कैटेगरी हमने बताई हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और निपात, ये अव्यय नहीं होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, ये अव्यय की तरह काम करते हैं। और वैसे अव्यय कितने होते हैं, 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो अव्यय भाव समास में क्या होता है कि अव्यय का भाव आता है। किसका भाव आता है, अव्यय का भाव आता है, ठीक है। और अव्यय का भाव का मतलब कि अविकारी शब्द की तरह वो इस्तेमाल होते हैं। किसकी तरह इस्तेमाल होते हैं, अविकारी शब्द की तरह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए अव्यय का भाव कैसे आएगा। देखिए जो समास होता है, समास, ठीक, समास बोल दें, समास तो एक प्रक्रिया हो गई, समास क्या हो गई, एक प्रक्रिया हो गई। और समास की प्रक्रिया से जो शब्द बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है समस्त पद। ये मैंने आपको बताया था। या एक और नाम है उसका सामासिक पद। क्या नाम है, सामासिक पद, या तो समस्त पद या सामासिक पद, ठीक है। जब समस्त पद बनता है तो समस्त पद में क्या होते हैं, 2 पदों के बीच के विभक्ति चिन्हों को हटा दिया जाता है और उन्हें पास पास लिख देते हैं तो समस्त पद बन जाता है। 2 पदों के बीच में जो भी विभक्ति चिन्ह होते हैं, जो भी योजक होते हैं, जो भी अव्यय होते हैं, उनको हटाकर उन्हें पास पास लिखना समास कहलाता है ना। तो समस्त पद में क्या होता है, एक पहला पद होता है, एक पहला पद होता है और एक दूसरा पद होता है, यानी कि 2 पद होते हैं। इसे हम प्रथम पद या द्वितीय पद भी लिख सकते हैं, है ना। या तो आप तद्भव शब्द में लिख दीजिए, या तो आप तत्सम में लिख दीजिए। और इसे हम पूर्व और पर पद भी बोल सकते हैं, पूर्व पद और पर पद, ये तीनों इसके नाम हैं। पहला पद प्रथम पद पूर्व पद, या दूसरा पद द्वितीय पद और पर पद, ठीक है। 2 ऐसे पदों को अगर हम आपस में जोड़ दें, उनके बीच के विभक्ति चिन्हों को, या उनके बीच के योजक को, या उनके बीच के अव्यय को, कौन कौन से, या तो उनके बीच की विभक्ति को, या फिर उनके बीच लगे योजक को, या फिर उनके बीच लगे अव्यय को, इन तीनों को क्या करें, इन तीनों को हटा दें और उन्हें पास पास लिख दें। इन तीनों को हटा दें और उन्हें पास पास लिख दें तो क्या बन जाता है, तो ऐसा करने से समस्त पद बन जाता है। क्या बन जाता है, समस्त पद बन जाता है। अब अव्ययी भाव समास में क्या होता है, देखो अव्ययी भाव समास में भी क्या होगा, 2 पद होंगे, ये पहला पद होगा और यहाँ पर दूसरा पद होगा, ठीक है। अब हमें जो शब्द बनाना है, जो हमें सामासिक पद बनाना है, वो कैसा बनाना है, वो अव्यय स्वरूप बनाना है। क्या बनाना है, अव्यय स्वरूप बनाना है, यानी कि ऐसा बनाना है जो अव्यय का भाव दे। तो जब अव्यय स्वरूप पद बनाएंगे तो क्या होगा, तो उसमें जो पहला पद लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, उपसर्ग लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, उपसर्ग लिया जाएगा, ठीक, अव्यय होगा और वो कौन सा अव्यय होगा, उपसर्ग लिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद हमने आपको बताया था कि जो उपसर्ग होते हैं वो हमेशा किसके साथ जुड़ते हैं, वो विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं, विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं। उपसर्ग हमेशा विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कैसा बॉन्ड बनता है, देखिए कि जब उपसर्ग विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं, जब उपसर्ग विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं तो जो नया शब्द बनता है वो भी क्या होता है, वो अविकारी होता है। वो कैसा हो जाता है, वो अविकारी बन जाता है। ये हमने जब आपको उपसर्ग पढ़ाया था तब बताया था
कि उपसर्ग का मेल जब अविकारी शब्दों के साथ उपसर्ग का मेल जब विकारी शब्दों के साथ किया जाता है तो अविकारी शब्द बन जाता है। तो हमको अव्यय स्वरूप शब्द चाहिए। अव्यय स्वरूप का मतलब हमको अविकारी शब्द चाहिए, और अविकारी शब्द के लिए हमने पहला पद क्या लिया, उपसर्ग, तो दूसरा पद क्या लेंगे, दूसरा पद लेंगे हम विकारी शब्द। इतनी बात समझ में आ गई। अब विकारी शब्द जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, क्रिया होता है और विशेषण होता है। 4 होते हैं। विकारी शब्द कौन से होते हैं? 4 होते हैं, या तो संज्ञा, या तो सर्वनाम, या तो क्रिया और विशेषण। अब देखिए, जब हम जोड़ने की बात करते हैं तो जोड़ने में क्रिया का कोई इस्तेमाल नहीं है। समास में क्रिया का कोई इस्तेमाल नहीं है। सर्वनाम का भी इस्तेमाल सिर्फ एक ही समास में आता है, तो उसकी भी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। तो हमारे पास जोड़ने के लिए संज्ञा बचता है और विशेषण बचता है, यानी कि उपसर्ग के साथ या तो हम संज्ञा को जोड़ेंगे या तो हम विशेषण को जोड़ेंगे। जब हम उपसर्ग के साथ विशेषण को जोड़ेंगे तो उसकी बात होती है कर्मधारय में और द्विगु समास में। ठीक है, उपसर्ग के साथ जब हम विशेषण को जोड़ते हैं तो उसकी बात किस में होती है? कर्मधारय में होती है और द्विगु समास में होती है। तो उपसर्ग के साथ संज्ञा को जोड़ेंगे तो उसकी बात होगी अव्ययी भाव समास में। किसमें? अव्ययी भाव समास में। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा? हमने अव्ययी भाव समास में अब तक क्या सीखा? पहली चीज़ सीखी कि अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है वो क्या होता है? वो प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है। दूसरी चीज़, पहला पद जो होता है वो क्या होता है? वो उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है। तीसरी बात, जो दूसरा पद होता है वो संज्ञा होती है। और चौथी बात, जो समस्त पद बनता है, जो योग से समस्त पद बनता है, वो अव्यय स्वरूप होता है, यानी कि वो एक अव्यय होता है, वो अव्यय का भाव देता है या अव्यय की तरह काम करता है। तो ये 4 बातें अगर हम समझ लें तो अव्ययी भाव समास हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर इसमें समझने के लिए कोई और मोटी या गहरी बात नहीं बचती है, बस ये 4 बातें हैं। पहला पद प्रधान होता है, पहला पद उपसर्ग होता है, दूसरा पद संज्ञा होती है, और जो समस्त पद बनता है वो अव्यय स्वरूप बनता है। याद करने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देके एक बार आप समझ लीजिए, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और अब इसके आधार पर हम अव्ययी भाव समास की परिभाषा भी लिख सकते हैं। अब परिभाषा को मैं आपकी बुक से पढ़ाती हूँ, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि आपकी बुक में भी वही लिखा है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। देखिए, ये आपका अव्ययी भाव समास है और इसमें परिभाषा में क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। जिस समस्त पद में, अब आप लोगों को समस्त पद परेशान करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। आपको पता चल गया है कि समस्त पद क्या होता है। तो जिस समस्त पद में, या ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस सामासिक पद में पूर्व पद अव्यय हो। पूर्व पद का मतलब जो पहला वाला पद है वो अव्यय हो। अव्यय हो मतलब उपसर्ग हो, अव्यय स्वरूप हो, उपसर्ग हो। ठीक है, तथा उसके योग से, अब इसमें एक बात और छिप गई, क्या? कि उपसर्ग हो एवं जो दूसरा पद हो वो क्या हो? वो संज्ञा हो, है ना। इसकी परिभाषा को अपनी तरफ से थोड़ा सा और डिटेलिंग कर सकते हैं कि जिस समस्त पद में पूर्व पद उपसर्ग हो एवं दूसरा पद संज्ञा हो, तथा उसके योग से जो समस्त पद बनता है वो भी क्या बन जाए? अव्यय बन जाए, यानी कि अव्यय स्वरूप बन जाए, तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो एक ही बार में बात समझ में आई होगी ना कि अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिस समास में पूर्व पद उपसर्ग होता है और जो द्वितीय पद होता है, जो पर पद होता है, वो संज्ञा होता है, और उन दोनों के योग से जो समस्त पद बनता है वो अव्यय स्वरूप बनता है। तो ऐसे समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे शब्द देखिए, अब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। प्रतिदिन, क्या है शब्द? प्रतिदिन। तो उसमें प्रति जो है वो उपसर्ग है, ये प्रधान है, और जो दिन है वो संज्ञा है। तो इनके मेल से बन गया प्रतिदिन। और इसका अगर हम विग्रह करें, इसके अर्थ की बात करें, तो इसका अर्थ है प्रत्येक दिन। इसी तरह से शब्द देखो, आजन्म। आजन्म में आ जो है वो उपसर्ग है और जन्म जो है वो संज्ञा है। तो उपसर्ग और संज्ञा के मेल से आजन्म शब्द बन गया और इसका मतलब होता है जन्म भर। तो यहाँ प्रतिदिन तथा आजन्म का पूर्व पद प्रति और आ है, जो कि अव्यय हैं,
और इनके योग से बने दोनों समस्त पद भी अव्यय बन गए हैं। अव्यय बनने का मतलब कि आजन्म शब्द जो है वो अब अविकारी शब्द है, प्रतिदिन शब्द जो है वो अब अविकारी शब्द है, मतलब इनमें लिंग वचन कारक और काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से जो शब्द बनते हैं वो अव्यय होते हैं या जो अव्ययी भाव समास होते हैं। और शब्द देखिए, यथाशक्ति, यथा उपसर्ग है और शक्ति संज्ञा है। तो यथाशक्ति पूर्व पद यथा और उत्तर पद या परपद शक्ति, इसको उत्तर पद भी बोलते हैं। इसका मतलब हुआ शक्ति के अनुसार। भरपेट, भर जो है वो उपसर्ग है, पेट जो है वो संज्ञा है। तो भरपेट, इसका विग्रह करेंगे तो पेट भरकर, जो आप इसका अर्थ बता रहे हैं ये विग्रह माना जाता है, पेट भरकर। और देखिए रातों रात, तो उसमें पहला पद रात है और दूसरा पद भी रात है, ठीक। तो रात जो है वो एक उपसर्ग की तरह भी काम करता है। तो जो दूसरा पद लिया गया है वो एक संज्ञा की तरह लिया गया है, मतलब क्या है, रात ही रात में, रात ही रात में। तो ये हो गया रातों रात। अनजाना, इसमें जो है वो पहला पद अन है और दूसरा पद जाना है, मतलब बिना जाना हुआ। आमरण, पहला पद आ है और दूसरा मरण है, मतलब मरने तक। प्रतिवर्ष, पहला पद प्रति है और दूसरा वर्ष है, प्रत्येक वर्ष। सादर, पहला पद स है, सा नहीं है, ध्यान रखना, स है, इसमें संधि हो रही है, स प्लस आदर यानी कि आदर सहित। इसी तरह से शब्द है आजीवन, तो आ प्लस जीवन मतलब जीवन भर। यथार्थ, ठीक, तो यथ प्लस अर्थ यानी कि अर्थ के अनुसार। बाकायदा, बा प्लस कायदा है ना, मतलब कायदा सहित, कायदे के साथ। प्रत्येक, प्रति प्लस एक, मतलब प्रत्येक, हर एक जन, हर एक। तो इस तरह से ये सारे जो समास हैं जिनमें पहला पद उपसर्ग होता है, प्रधान होता है, और दूसरा पद संज्ञा होता है, उन दोनों के योग से जो समस्त पद बनता है वो अव्ययी भाव समास कहलाता है, क्योंकि वो अव्यय का भाव देता है। तो इस तरह से आपको आज अव्ययी भाव समास समझ में आया होगा। अब आप इसे नोटबुक पर इसकी डेफिनेशन को और इसके एग्जाम्पल्स को नोट कीजिए और अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए कि अव्ययी भाव समास क्या होते हैं। तो अब हम एक एक वीडियो में समास के एक एक भेद को लेंगे और उसे बहुत डिटेल में समझेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।